नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। यह बयां दरअसल महाराष्ट्र की सियासत के जमीन के नीचे कहीं बिखरने का है और दूसरी तरफ आसमान में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के होने का है। एक तरफ अमेरिकी यात्रा के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी निकले और जैसे ही निकले उसके बाद या कहें उस दौर में ही खबर आनी शुरू हो गई कि दरअसल 25 बरस पुराना गठबंधन टूट रहा है। टूटते टूटते शाम के वक्त 6-7 बजते बजते पुख्ता खबर हो गई कि हां, गठबंधन टूट गया है। एक ने ऐलान किया, तब तक दूसरे गठबंधन के भीतर से भी आवाज आई, हम भी अलग अलग रास्ते पर चलेंगे और हमारी बात हमारा साथी ही नहीं मान रहा है। और इस तरीके से दो स्थितियां सामने निकल कर आ गई। एक गठबंधन 25 बरस पुराना तो दूसरा गठबंधन तकरीबन 15 बरस पुराना। इन दोनों परिस्थितियों के बीच हर तरह के गिले शिकवे से इतर जिस बात का जिक्र किया गया वो कहीं चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन सियासत के नज़र से बिल्कुल नया है। बीजेपी का कहना है हम चुनाव अलग अलग लड़ेंगे लेकिन निशाने पर शिवसेना के नेताओं को नहीं लेंगे। यानी निगाहों में और निशाने पर के अंतर को नज़र इस बार देखा जा सकता है। और यह पहली बार है जब मौखिक तौर पर यह कहा गया। 1992 में लिखित तौर पर कहा गया था, उस वक्त ही कभी गठबंधन स्थगित किया जा रहा है। ये 1992 का जिक्र था, लेकिन किसे पता था कि ऐसे मौके पर गठबंधन अलग अलग राह पर होगा। और यह एक ऐसी चुनौती है जहां पर हर दल को अब साबित करना है कि उसकी ताकत क्या है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन पिछले 3 चुनाव में असर देख ले तो तकरीबन दोनों पार्टियों के सामने तकरीबन 100 से 125 सीट ऐसी, दोनों का कैडर कहां पर है, वहां पर शिथिलता है। वहां पर कहीं शिवसेना का है, कहीं बीजेपी का, कहीं एनसीपी का, कहीं कांग्रेस का। यानी किसी ने अपने कैडर को इस दौर में विकसित नहीं किया। और शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई तो आज की नहीं, बेहद पुरानी है। और इन सब के बीच, इस लड़ाई के बीच सहमति बनती और सहमति कुछ ऐसी पक्की हो जाती है जिसमें बात बार बार यही आती रही कि हिंदुत्व के आश्रय दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को थामे हुए चल रहे थे, फिर टूट कैसे हो गई। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता जुड़ेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना जितनी अग्रेसिव रही उससे आरएसएस बहुत खुश रहता था। और ऐसे मौके पर बीजेपी ने साथ छोड़ा या दोनों के बीच अलग हुई। संघ के भीतर एक कसमसाहट तो है कि इशू बड़ा है या कहीं अब अलग चुनाव लड़ना बड़ा है। देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और या कहें संघ परिवार विचार यात्रा में लंबे समय तक साथ रहे और अभी भी हैं, क्योंकि चुनाव अलग लड़ने से विचार नहीं बदलता है। और मुझे एक ही शब्द कहना है कि यह गठबंधन टूटना बहुत ही दुखदायी है। ये दुखद अगर है, दुखदायी है, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद नहीं था। वैचारिक समानता काफ़ी हद तक है दोनों में। पार्टियां अलग अलग हैं। होता है जब ग्राउंड रियलिटीज़ में चुनाव लड़ने की बात होती है तो डिफरेंसेस होते हैं। आप देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीआई सीपीएम की विचारधारा ऑलमोस्ट साफ है, लेकिन केरल में दोनों टकरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इस स्थिति को यदि दोनों पार्टियां अवॉइड करती तो बहुत अच्छा रहता। और मैं अठावले साहब की उस ऑप्टिमिज्म के साथ हूँ कि शायद स्थिति कल भी सुधर जाए या पोस्ट पोल कम से कम बिटरनेस नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टियों। बहुत आशावादी है। लेकिन हमें यह भी याद आ रहा है कि इमरजेंसी के दौर में बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। देखिए, मैं कहा कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का जो इवोल्यूशन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के साथ, देखिए शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी थी और उसकी कुछ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने के साथ आने के, मैं कहूँगा ये पारस पत्थर की तरह संघ ने काम किया शिवसेना के लिए। शिवसेना हिंदुत्व के एक ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल प्लैंक पर आई, उसका फलक बड़ा हुआ। पहले उसका फलक बहुत छोटा था। नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति में आने में शिवसेना के लिए, शिवसेना के विचार में संघ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आरएसएस लगता है दुखी होगी बहुत ना? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता संघ दुखी होगा। देखिए, संघ का राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी दुखी होगी कि देखिए मैं क्या कहा कि ये गठबंधन टूटना एक दुखदायी है। ओके, दुखद। हम बीजेपी और शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरी स्थिति एनसीपी और कांग्रेस की भी है। दोनों बीते 15 बरस से साथ थे, 3 बार सरकार लगातार चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं। कल सुबह राज्यपाल से मुलाकात करने राज्य के मुख्यमंत्री जाएंगे, जाहिर है इस्तीफा दिया जाएगा। उसके बाद या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर उन्हें कहा जाएगा जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक आप स्थितियों को संभालिए। ये कैसी स्थिति में आकर एनसीपी और कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। माजिद मेनन साहब, ये फैसला लेना दुखददायी था या बहुत ही प्रैक्टिकल था?
जाहिर है, देखिए अभी अगर इस तरह का प्रचार किया जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ दिया या डंप कर दिया, तो ये सही नहीं होगा। इसके कई बिल्कुल साफ नजर आने वाले कारण हैं कि हमने उनसे जब ये कहा कि आप आधी आधी सीटें बांटें, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, कोई और ना ऐसा भी था कि कोई और घटक पक्ष के लोगों को जगह अकोमोडेट करना था। सीधी सी बात थी। हमने बहुत समय इंतजार किया, प्रतीक्षा करते रहे, आखिरी दिन पर आ गए। और जब आज हमने ये देखा कि कल कांग्रेस ने एक सूची घोषित कर दी और उस सूची में वो भी नाम है जिन पर उन्होंने प्राइवेटली हमारे साथ बैठकर सहमति कही थी कि वो आप लड़ सकते हैं, या कुछ और सीटें जिन पर चर्चा हो रही थी, तो ये कर देना कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को तोड़ने की पहल थी। और दुख की बात है कि हमें हमारे सेक्युलर साथी का साथ छोड़कर अलग लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो सामने उभर कर आई है वो ये कि ये भ्रम टूट जाएगा कि हम पहले नंबर के हैं या हम पहले नंबर के हैं। ये चुनाव इस मामले में वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत का एहसास हर किसी को कराना भी है और होगा भी कि उसकी पहुंच और पकड़ हमारे पूरे 288 सीटों पर तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि वो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा के क्षेत्र में राष्ट्रवादी पार्टी का सिंबल लेकर तैयार हैं। और शरद पवार का जो व्यक्तित्व है वो अनडिस्प्यूटेडली इन तमाम नेताओं से बड़ा है। हर कोई तैयार है। हम ये हो जाना ठीक कह रहे हैं मजीद साहब, हर कोई तैयार है और सिर्फ 2 दिन का तो वक्त बचा है। नॉमिनेशन 27 तारीख आखिरी दिन भी है। पूनिया साहब, कांग्रेस को भी दुख है या लगता है कि नहीं, बड़ा ही प्रैक्टिकल हुआ है जो हुआ है? नहीं, ये वाकई दुखद घटना है। जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक थी, उनमें बिखराव किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और हम लोगों के लिए विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी जो कि धर्मनिरपेक्ष की ताकतों की अगुवाई करती रही है और एनसीपी में विशेष रूप से शरद पवार जी का बहुत सम्मान है। हम ही नहीं बल्कि पूरे सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते हैं और हमें भरोसा था कि उनके जैसा जो वरिष्ठ नेता इस समस्या का समाधान कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कर लेगा। नहीं, आप भी इस बात को लेकर दुखी हैं? एक मिनट, आप भी इस बात को लेकर दुखी हैं? चूंकि संयोग से माथुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साहिल उनके साथ है। साहिल, जरा पूछिए, वो भी दुखी है या मान रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, ये लिया ही जाना चाहिए था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? साहिल। कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ला थोड़ी देर से। तो आखिरकार शिवसेना बीजेपी का पिछले 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है और बीजेपी का यह कहना है कि शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया जिससे सबका न्याय हो और बीजेपी को उनका अपना हिस्सा मिल सके। और खुद ही आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी कि यह गठबंधन अब टूट चुका है। शिवसेना अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। क्या कारण थे गठबंधन तोड़ने के? हमारे साथ है ओम माथुर जो बीजेपी के चुनाव के प्रभारी है महाराष्ट्र के। माथुर साहब, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुना है, लेकिन क्या ऐसा था कि पहले से तैयारी थी आपकी कि गठबंधन अब नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल पहले से तैयारी नहीं थी। पार्टी की पूर्ण इच्छा थी कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और हम लोगों ने पूरा प्रयत्न किया। पर्टिकुलर माई सेल्फ तो मैं हर स्टेप पर उनको समझाने का प्रयत्न किया। जब गठबंधन होता, इस बार देखिए लोकसभा से पहले हमारे साथ और छोटे 4-5 दल जुड़े जिनका खुद का अपना वजूद है। उन्होंने पूरी ताकत से मिशन 272 पूरे करने के लिए ताकत लगाई। तो हमारे मन में थी कि उनका भी सम्मान रखें, वो हमारा अलायंस है, वो हमारी महायुति में जुड़े हैं, तो उनको भी पूरा अपना हिसाब मिले, जो उनकी इच्छा है उनके अनुसार उनको भी उसका हिस्सा मिले। आप तो अपना हिस्सा मांग रहे थे ना? आपको लग रहा था जो अब तक आपको हिस्सा मिला है गठबंधन में वो सही नहीं है? आपको लग रहा था कि आपका हिस्सा बढ़ा के चाहिए? नहीं, हमारा हिस्सा बढ़े नहीं बढ़े, बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ने तक की थी। बेसिक बात आखिर में अड़ गई कि अलायंस को कितना दिया जाए, बाकी अलायंस को। लेकिन बीच में एक प्रस्ताव तो आया था ना कि 18 सीटें अलायंस को छोड़ेंगे। आपने कहा कि आपकी सीटें तो बढ़ी नहीं रही है, मतलब आपको लग रहा था कि आपकी ताकत बढ़ी है तो आपको वैसा हिस्सा भी आपको मिलना चाहिए। वो स्वाभाविक था, लेकिन 18 सीट के बाद 270 बचती है। 270 में हमने कहा था कि 50-50 करिए। आखिर में फैसला आया कुछ, लेकिन वो रोज घुमा फिरा करके नए प्रस्ताव लेता है। फिर हमने कहा कि हमारी जो छोटे अलायंस है उनके साथ दोनों पार्टी साथ बैठे, उनकी इच्छा पहले पूरी करे फिर अपना हिस्सा करे। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज में रहे अंत तक, और उसका परिणाम हुआ कि आखिर में बड़े भारी मन से
वो गठबंधन आज हमको तोड़ना पड़ा। लेकिन आप हम आपके पास आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र हर कोई भारी मन से करा। राजदीप, आप अमेरिका चले गए, अब मोदी भी रवाना यहां से हो चुके हैं अमेरिका, वह भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके पीछे महाराष्ट्र की सियासत में हर कोई राजदीप दुखी है और दुखी मन से अलग हुआ है और सबको चुनाव में जाना है और 10 दिन बाद 15 दिन बाद वोटिंग होनी है। यह मैसेज क्या है महाराष्ट्र की चुनाव और कम से कम राजनीति के लिए? देखिए, मुझे लगता है प्रसून, कहीं ना कहीं ये जो दो गठबंधन है, जमीनी हकीकत ये है कि 25 साल का गठबंधन है, दूसरा 15 साल का गठबंधन। 15 साल और 25 साल में कभी कभी आप देखेंगे आप कि शादियां भी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है या कटुता आती है या वो जो पुराना प्यार है या पहला प्यार है वो रहता नहीं है। यही हुआ है। एक तरह 20 साल पहले बाल ठाकरे प्रमोद महाजन थे, थोड़ा प्यार भी था, केवल हिंदुत्व नहीं थी, एक तरह से विश्वास भी था। धीरे धीरे अविश्वास का माहौल बन गया है। बाला साहब नहीं रहे, प्रमोद महाजन नहीं रहे, बीजेपी नेताओं और उद्धव ठाकरे के बीच कोई ज्यादा कुछ प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, विश्वास नहीं है। कांग्रेस एनसीपी में भी कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि आज अजीत पवार और पृथ्वीराज चौहान के बीच कोई प्यार है। मैं तो कहूंगा वहां तो नफरत है एक तरह से। तो ऐसे एक माहौल में जब लीडर भी एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते, जब काडर भी चाहती है कि किसी ना किसी तरह मुझे भी एक सीट मिल जाए, हर बार क्यों गठबंधन करना है, तो 15, 20, 25 साल के बाद किसी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ना एक दिन आना ही था, जो इस बार आया है कि हर दल कह रहा है चलो इस बार आजमाते हैं दम कितना है। तो आज देखे जरा किसमें कितना है दम। ये अब महाराष्ट्र का एक तरह से टाइटल सॉन्ग बन गया है। हर पार्टी चाहती है देखते हैं हमारी जमीनी ताकत क्या है, क्योंकि पिछले 15-20 साल में गठबंधन की राजनीति की वजह से पार्टी की असली ताकत क्या है ये लोगों को पता नहीं चली है, वर्कर को भी पता नहीं चली है। इस बार पहली बार वर्कर को पता चलेगा 20 साल बाद कि किसकी ताकत ज्यादा है, बीजेपी या सेना, एनसीपी या कांग्रेस। माजिद मेनन साहब, भरोसा टूटा या अपनी ताकत कितनी है इसका एहसास कराने की दिशा में एनसीपी आगे बढ़ी? नहीं, देखिए ये तो फॉल आउट जो हुआ है, यानी गोइंग अवे ऑफ द अलायंस, जैसे कि गठजोड़ पीछे चला गया, तो वैसे ही एक खुद ब खुद परिस्थिति ऐसी बन गई है कि चारों बड़ी पार्टियां अपनी अपनी ताकत आजमा लेंगी और पानी का लेवल पता चल जाएगा। कांग्रेस और एनसीपी के दरमियान हमेशा ये चर्चा होती थी कि हम आपसे मजबूत हैं, वो आपसे, भारतीय जनता पार्टी और सेना में ये चल रहा था चर्चा कि हम आपसे मजबूत हैं। तो एक बार हो जाए, जैसा कि राजदीप ने बहुत सही बात कही कि आज देखें जरा किस में कितना है दम। और दूसरा देखिए एडवांटेज ये होता है कि क्या हम महाराष्ट्र में सिर्फ उन्हीं 114 सीटों पर सीमित रहें और वही 114 सीटों पर अपना मुकद्दर आजमाते रहें, जिसमें से हम 60-70 सीटें जीतते रहें, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एम्बिशन होता है कि वो आगे फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड मार्च करे। हमारे कैडर हमेशा ये चाहते थे बाकी 100, अगर आप 288 में से 114 निकाल लें। नहीं, ये सवाल माजिद मेनन साहब, इसका मतलब बहुत साफ है कि कितनी सीटों पर लड़ना है और अपनी ताकत क्या, इसका एहसास है। पुनिया साहब, आपने एक जिक्र बीच में कर दिया कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम एकजुट थे, अब अलग अलग हो गए। एनसीपी तो ये शब्द तक का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, चाहे उसको सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने की एक गठबंधन हो या वैसे गठबंधन लगा लीजिए, जितना फैलाव होता है पार्टियों का, जितना ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वोट भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं और फिर पता नहीं रहता कि कौन कैंडिडेट भारी पड़ जाएगा और थोड़े से वोटों से वो जीत जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को निरस्त करने के लिए ये गठबंधन भी किया और ये बहुत ठीक लग रहा था। लेकिन जब सिद्धांत के रूप में अगर गठबंधन हो। राकेश जी, एक सवाल हर जहन में है कि आरएसएस, ये मैसेज आ रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि गठबंधन टूटे। ये फैसला पूरी तरह पॉलिटिकल है। देखिए, स्वाभाविक है कि जो वैचारिक रूप से हमारे साथ है और लंबे समय तक साथ रहा, जिसको कहते हैं सुख दुख का साथी, दोनों एक दूसरे के रहे, तो जमीनी स्तर पर और नेतृत्व के स्तर पर दोनों में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं था। ये सिर्फ कुछ सीटों के कारण टूटा है, न विचार के कारण टूटा है, न नेतृत्व के कारण। इसका मतलब है सत्ता के लिए मुद्दा कमजोर पड़ गया। मैं कहा कि कभी कभी जो आपने कहा कि पार्टियों में लगता है कि हम बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं,
मुझे लगता है कि शिवसेना को थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर करना चाहिए। और एक और बात शिवसेना को नहीं करनी चाहिए, जब अलायंस में है तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह ऐलान करने से एक दूसरे प्रकार के संकट। शिवसेना के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ये बता दें कि दरअसल 27 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, 2 ही दिन का वक्त है और अब हर कोई अलग अलग चुनाव लड़ेगा। एक लिहाज से कहें अगर राज ठाकरे को जोड़ दे तो 5 कोणीय मुकाबला कम से कम महाराष्ट्र में अब नजर आएगा। 4 कोणीय हर जगह, और वेस्टर्न महाराष्ट्र, मुंबई, इन इलाकों में राज ठाकरे की पहुंच पकड़ है, तो ये 5 कोणीय मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटा है और संकेत की भाषा में हर कोई नए नए संकेत दे रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट किया है कि एक हमने अलायंस के हित में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हित में ये अलायंस तोड़ा है। दूसरा, उनका कहना है कि जिस वक्त बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा उसके चंद मिनटों के बाद एनसीपी ने इसका ऐलान कर दिया कि वह भी गठबंधन तोड़ रहा है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या ये माना जाए कि एक नए गठबंधन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है और कल तक वो नया गठबंधन क्या होगा, हो सकता है यह भी सामने आ जाए। यह पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट तुरंत किया है। बहरहाल शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, माना यही जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम बनने की इच्छा ना व्यक्त करते तो सब कुछ ठीक रहता। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने स्वयं को कभी घोषित नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यदि जो है महाराष्ट्र की जनता मुझे जनादेश देगी तो मैं कोई भी उत्तरदायित्व लेने से, आप ही के चैनल पे कहा था कि कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकारने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और महाराष्ट्र के में शिवसेना प्रमुख का भी यही भूमिका रही है। उन्होंने स्वयं तय किया था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब दूसरी पीढ़ी जो है चुनाव लड़ेगी नहीं पद लेगी, इसका निर्णय होना शेष है। तमाम शिवसैनिकों की और शिवसेना के चाहने वालों की इच्छा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व प्राप्त हो और मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र का सकल कल्याण हो। इसे एक मिशन 150 हमारी घोषणा रही है। और अब वो किस तरह से ध्वस्त हो जाए, यदि अगर किसी मित्र को भी ये लगता हो और उसकी तरफ से कोई नोटिस सर्व हुई हो, तो मुझे लगता है कि आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी इस पर निर्णय लेने में समर्थ है। दल ने उनको जो है सर्वाधिकार दिया हुआ है और यहां तो आदेश चलता है, यहां पर थोथा जो है वो उपदेश नहीं चलता। किसका आदेश चलता है? देंगे, आदेश हुआ 150, शिवसेना पक्ष प्रमुख का आदेश चलता है। उन्होंने आदेश दिया और एक स्वर में शिवसैनिक जो है लगकर 150 जीतना हमारा मिशन है। ठीक है, आगे देखा जाएगा कैसे होगा वो। चलिए, अगर ये वजह नहीं है, एक दूसरी वजह बताइए। बाला साहब ठाकरे ने अपनी मृत्यु से पहले इस बात का जिक्र किया था सुषमा स्वराज को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वो भी कहीं एक कांटा हर दिल में बीजेपी के भीतर तो रहा होगा। देखिए, ऐसे कांटे किसी को लगने नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये बात कही गई थी, शिवसेना प्रमुख ने एक साक्षात्कार सामना में दिया। आदरणीय संजय राउत ने प्रश्न किया कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन दिखाई देता है। उन दिनों नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनके प्रधानमंत्री होना कंसिडरेशन में नहीं था। ऐसी स्थिति में कहा सुषमा स्वराज मुझे एक उत्तम दिखाई देती है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रचार प्रमुख हुए या उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया तो सबसे पहला समर्थन शिवसेना ने किया। जब जनता दल यूनाइटेड यह कहकर बाहर जा रही थी कि आप चेहरा मत प्रोजेक्ट कीजिए, लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद हम तय कर लें कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तब चेहरा लिया जाना चाहिए। इस बात पर एनडीए में जो आपके साथ खड़ा हो गया वो शिवसेना थी। हमें चेहरा दे रहे हैं, आप भी चेहरा दे सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ कोई जो है प्रेम अभिनंदन तो कोई नहीं करेगा उसका। चलिए, ये भी वजह नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? जिस वक्त 4 बज रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रवाना होने जा रहे थे और अभी वो फ्लाइट तक पहुंचे नहीं थे, उनका काफिला 7RCR से निकला था दिल्ली में, उसी बीच में बीजेपी सामने आई और उसने कहा गठबंधन टूट गया। इधर प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी, इधर गठबंधन टूट गया। ये कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट भी हो सकता है। देखिए, कोई पार्टी कब कौन सा फैसला लेगी वो उसका संवैधानिक अधिकार है, और उस पार्टी को दूसरी पार्टी कब स्वीकार करेगी यह उसका भी संवैधानिक अधिकार है। ओके, तो मुझे लगता है नहीं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको लगता है कोइंसिडेंट है। मजिद मेनन साहब, एक गठबंधन पर नहीं ठीक है, गतिरोध अब जो है अलगाव में परिवर्तित होने जा रहा है। वहां से नोटिस है
इस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ओके, मजिद मेनन साहब, पृथ्वीराज चौहान जी ने ट्वीट किया है, सब चीज कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है कल तक कोई नया गठबंधन नजर आ जाए। इस ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, ये मुख्यमंत्री बड़े अदब से मैं पूछूंगा पृथ्वीराज जी को कि उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के टूटने की खबर के मिनटों बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें सच्चाई क्या है ये आप जानें। हमारे गठबंधन तोड़ने की बात करने पर का पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर इसलिए आती है कि कांग्रेस ने एक सूची जाहिर कर दी उम्मीदवारों की लिस्ट की। उसमें ऐसे भी विधानसभा के क्षेत्र हैं जिनमें से कुछ पर उन्होंने ये अनुमति दे दी थी कि एनसीपी लड़ेगी और कुछ पे चर्चा चल रही थी। अगर ऐसी परिस्थिति में आप सूची जारी कर दें तो आपने गठबंधन को बिगाड़ दिया। जिम्मेदार आप हैं। आखिरी समय तक आप हमारी बात नहीं मानते रहे। हमने कोई मुख्यमंत्री की जिद नहीं की थी कि नहीं हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो गठबंधन नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। अजीत दादा ने भी ये कह दिया था कि हमें 144 सीट नहीं मिलेगी तो भी हम बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नेशनल लीडर्स, बहुत शरद पवार जी और सोनिया जी डिसाइड करें। हम पिछले हफ्ते भर से प्रतीक्षा में थे कि ये कोई रीजनेबल फिगर देके मामला खत्म करेंगे, लेकिन जब इन्होंने सूची घोषित कर दी तो उसके बाद बचा क्या? और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये इस वजह से किया या उस वजह से किया। पूरी तरह से गठबंधन की टूटने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है। हमें दुख है कि सेक्युलर वोटों की तकसीम हो जाएगी, लेकिन हम उसे निपट लेंगे। अब किया जाए। चलिए, सेक्युलर वोटों से ये आपने जिक्र तो किया। राजदीप, आपने बड़ी लंबी पत्रकारिता महाराष्ट्र में की है, क्या कोई नए गठबंधन के समीकरण आपको वहां से दिखाते हैं? नहीं प्रसून, मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के पहले कोई नए समीकरण होंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा प्रसून, ये बिल्कुल नंबर पर है। क्योंकि समझ लीजिए कि एनसीपी को 30 या 40 सीट मिलते हैं और बीजेपी को केवल सीट कम है मेजॉरिटी से, तो क्या बीजेपी और एनसीपी के बीच में गठबंधन हो सकता है? यह भी एक सवाल है। लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में प्रसून, चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर आएगी। यानी अगर चुनाव हो, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज की तारीख में पूरी तरह से मैं कह सकता, पूरे भरोसे से मैं कह सकता हूं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में चुनाव के बाद गठबंधन होने की पूरी संभावना है। लोग कह रहे हैं एनसीपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन पूरे चुनाव में मैं समझता हूं बीजेपी एनसीपी को टारगेट करेगी, उनके भ्रष्टाचार को टारगेट करेगी। ऐसे स्थिति में मैं नहीं देखता कि बीजेपी और एनसीपी के बीच में कोई गठबंधन हो सकता है। बीजेपी की बेस्ट केस सिनेरियो यह है कि उनको मेजॉरिटी मिल जाए। कुछ बीजेपी नेता समझते हैं कि माहौल मोदी की वजह से माहौल महाराष्ट्र में इस तरह बन गया है कि उनको मेजॉरिटी मिलेगी। शायद ये उनका एक सपना होगा, लेकिन आज की तारीख में यही वजह है। एक तरफ बीजेपी का ये सपना, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने बात पर अड़े रहे कि केवल वो मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। इस वजह से ये गठबंधन टूटा। कांग्रेस एनसीपी का है। मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान खुद चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे, क्योंकि उनको लगता है भ्रष्टाचार का आरोप जो इस सरकार पर लगता है वो एनसीपी की वजह से लग रहा है। इसलिए अगर एनसीपी दूर हो जाए तो कांग्रेस कम से कम एक पृथ्वीराज चौहान की जो छवि है वो साफ होती है, कांग्रेस को सीट आ सकते हैं। लेकिन आखिरी पॉइंट प्रसून, सबसे मजेदार बात अब यह है कि कोई दल 144 सीट नहीं चाहता। 100 सीट मिल जाए सरकार बन जाए, 40 सीट मिल जाए किंग मेकर बन जाए। यानी 40 सीट वाले किंग मेकर बन सकते हैं, 100 सीट वाले सरकार बना सकते हैं। ये अब महाराष्ट्र की नई राजनीति और रणनीति बन गई है। हम पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, आपसे एक जवाब आप ही से जानबूझ के लेना चाहते हैं। गडकरी के संबंध राज ठाकरे से बेहद करीब के हैं, यह पिछले लोकसभा चुनाव में नजर आ गया। राज ठाकरे के संबंध शरद पवार से बेहद करीब के हैं, गडकरी के संबंध भी शरद पवार से अच्छे ही हैं। क्या एक नए समीकरण के संकेत आप वाकई बिल्कुल नहीं देख रहे हैं? शाइना एनसी जी, वजह सबसे बड़ी क्या लगती है इस गठबंधन के टूटने की? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि 22 दिन से लगातार चर्चा थी। वो चर्चा में हम चाहते थे कि कोई ना कोई सल्यूशन निकले।
लेकिन जो अंत में शिवसेना 150 पे अड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 130 चाह रही थी और हमारे गठबंधन के छोटे पार्टीज 18 चाहते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब एक सल्यूशन नहीं निकलता है तो आपके प्रति दो उपाय हैं। एक कि आप 2 दिन जब बचे हैं और आपके जो कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि हम फाइल करें हमारे नॉमिनेशन या नहीं, तो स्वाभाविक रूप से एक निर्णय लेनी है और नेतृत्व ने वो निर्णय लिया कि अफसोस से 25 साल की गठबंधन जो एक डेडलॉक पे पहुंची थी, वो डेडलॉक को एक तरफ समझते हुए ये समझना कि देश में आज जो वातावरण बना है और प्रदेश में जो एक लक्ष्य है वो है कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को खत्म करें। और इसलिए हमारे नेतृत्व ने, ये लीडरशिप ने ये निर्णय लिया आज और हर एक कार्यकर्ता ने स्वीकार किया है कि हमें मैदान में जाना है। हम कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, सेना के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी और के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो केंद्र में प्रगति की सरकार आपने देखी है, जो आप वो चाहते हैं महाराष्ट्र प्रदेश में, तो आप हम में विश्वास कीजिए क्योंकि हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। जी, आप चुनाव लड़ेंगी? स्वाभाविक रूप से जो भी पार्टी की निर्णय है वो निर्णय हर एक कार्यकर्ता स्वीकार करेगी। तो अगर आपको चुनाव लड़ते समय सामने शिवसेना का कैंडिडेट होगा, आप क्या कहेंगी? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं और नहीं करेंगे। जो अहम मुद्दे थे तो वो लेजिटिमेट थे, मेरिट के आधार पे। 2009 के इलेक्शन को आप लीजिए तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है देखिए, 2014 में जो परिस्थिति है वो भी जमीनी स्तर पे आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप सवाल स्किप कर रही हैं की वजह से आपके इलाके में शिवसेना का कैंडिडेट सामने से रैली लेकर आ रहा है, आप इधर से रैली लेके जा रही हैं, दोनों टकराएंगे, क्या बोलेंगे? हम दोनों साथ हैं। इसलिए देखिए, लक्ष्य एक ही है, वो है कांग्रेस एनसीपी को खत्म करना और वो हम करके दिखाएंगे। देश में जब 2014 में लोग कहते थे कि जात पात धर्म के आधार पे वोट करेंगे, तो भारत की जनता ने दिखाई, युवा वर्ग ने दिखाया कि वो चाहते हैं कि प्रगति की राजनीति हो। और पुनिया साहब, आपने जिक्र किया सांप्रदायिकता का, आप शुरू से इसी लाइन को लेकर चल रहे हैं। 2014 में महाराष्ट्र एनसीपी का कैंडिडेट जब कांग्रेस के सामने होगा और जो माहौल महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना और बीजेपी भी होगी, क्या कहेंगे उस समय? प्रचार में क्या होगा? निशाने पर एनसीपी को नहीं लिया जाएगा? देखिए, जो कमियां होंगी, कोई मिनिस्टर होगा, उन्होंने अगर कहीं भ्रष्टाचार किया है तो उसका जरूर उल्लेख किया जाना चाहिए। आप कहेंगे अजित पवार ने भ्रष्टाचार सिंचाई घोटाला किया था? हाँ, क्यों नहीं कहा जाएगा? कहेंगे। सरकार ने कहा है, जरूर कहा जाएगा जी, जरूर कहा जाएगा। और मैं आपको बता दूं प्रसन्न जी, पिछले 1 हफ्ते से आपके चैनल पे और बाकी जगह डिस्कशन में चल रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में गठबंधन टूटता है तो एनसीपी की तरफ से जरूर इसको गठबंधन को तोड़ा जाएगा। उनके विचार पहले से कुछ बन रहे थे, कुछ दिन से ऐसा लग रहा था। तो ठीक है, वो जाएं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का अगर झंडा लेके चल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता वो पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति समर्थन देगी। चलिए, आपने कांग्रेस को एक चेहरा भी दे दिया बात बात में पृथ्वीराज चौहान का। राजदीप, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे क्योंकि हमारे जहन में एक सवाल था, गडकरी के बेहतरीन संबंध राज ठाकरे से, राज ठाकरे के बेहतरीन संबंध शरद पवार से, शरद पवार के बेहतरीन संबंध गडकरी से। ये नेक्सस आप कुछ देख रहे हैं? ये तो नेक्सस रहा है प्रसून। महाराष्ट्र एक राज्य है, कुछ अन्य ऐसे राज्य है जहां विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों में एक नेक्सस होता है, उनमें उनके बीच में कनेक्शन, रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन रिश्ते होना एक बात है, चुनाव में एक साथ लड़ना या लोगों के सामने जाकर कहना कि हम गठबंधन में हैं, ये दूसरी बात है। आज अगर कांग्रेस, एनसीपी या बीजेपी एमएनएस के साथ जाती है
तो सवाल ये उठेगा बीजेपी और कांग्रेस के सामने खास करके कि आप ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जो उत्तर भारतीयों के विरोध में है। ऐसी पार्टी के साथ क्या आप जा सकते हैं? तो राज ठाकरे की जो राजनीति है वो अपनी जगह है और उनकी जो दोस्ती है दूसरे नेताओं के साथ वो अपनी जगह है। मुझे लगता है कि राज ठाकरे का एम यही होगा कि कहीं ना कहीं मैं शिवसेना को थोड़ा कमजोर करूं और 8 से 10 सीट अगर मुझे मिल जाए तो पोस्ट पोल अलायंस में मैं किसी के साथ भी जा सकता हूं। चलिए ये हम इस चर्चा यहां पर ये कह के खत्म कर रहे हैं कि हर चीज क्या वाकई इस डिस्कशन से निकल कर आ रही है। अब पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति है, हालांकि इस दौर में पृथ्वीराज चौहान ने जो ट्वीट किया है वो कह रहे हैं कल तक हो सकता है कोई नया गठबंधन आ जाए। परसों आखिरी तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की, और इन सबके बीच अब चौराहे पर महाराष्ट्र है, 4 बड़ी पार्टियां आमने सामने।